है आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम मैं गजेंद्र सिंह बिष्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फिजिक्स में हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है, देखिए, जब भी कोई वस्तु क्या करेगी, गति की अवस्था में आने की स्थिति में हो या वो किसी तल पर सापेक्ष गति कर रही हो, मतलब दो वस्तुओं के बीच में क्या हो जाए, सापेक्ष गति हो जाए, तब उनके बीच एक बल कार्य करता है जो उनकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल। अब कहते हैं जैसे अगर ये तल पर कोई वस्तु रखी गई है, जनरल सा केस है, आपको मालूम है नीचे को mg कार्य करता है, ऊपर को n। इस कंडीशन पे तो इस पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं अप्लाइड फोर्स, एक फोर्स F लगाना शुरू कर दूंगा या कोई भी भारी बल P लगाना शुरू कर दूंगा, तो इस बल की प्रवृत्ति होगी कि इसको क्या कराएगा, भार को खींचने पर, इसको हम खींचेंगे तो क्या कराएगा, उसको गति कराने की स्थिति क्या करेगा, शुरू कर देगा। तो इस अवस्था से ही इस पर एक बल कार्य करने लग जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहते हैं। अब एक घर्षण बल के भी क्या है, विभिन्न प्रकार है। जिस समय तक ये वस्तु गति की अवस्था में नहीं आती तब कौन सा घर्षण बल है, जब वस्तु गति की अवस्था में आ जाएगी तब कौन सा घर्षण बल है। अब देखिए, सपोज करिए, उसको आप ऐसे समझिए, जब तक कि वस्तु में कोई सापेक्ष गति ना हो, क्या कहा मैंने, जब तक कि वस्तु में कोई सापेक्ष गति ना हो तो यहाँ पर जो बल कार्य करेगा उसे कहेंगे हम स्थैतिक घर्षण बल। क्या कहेंगे, स्थैतिक। क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण बल। और जैसी ही क्या हो जाए, सापेक्ष गति शुरू हो जाए, सापेक्ष गति प्रारंभ हो जाए, सापेक्ष गति क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए, तो अब जो बल कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे, गतिक घर्षण। क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, गतिक घर्षण। अब देखिए, इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने क्या करा, एक भाई बल क्या लगा दिया, पी लगा दिया, भाई बल पी लगाया। तो जैसे जैसे भाई बल में पी का मान बढ़ाऊंगा, और यहाँ को मैंने क्या दिखाया, घर्षण बल F। अब आपको मालूम है, कोई भारी वस्तु तल पर रखी गई है, मैं थोड़ा सा बल लगाऊंगा तो वस्तु तो मूव करेगी नहीं, फिर मैं बल की वैल्यू बढ़ाऊंगा वह मूव करेगी नहीं, फिर मैं बल की वैल्यू बढ़ाऊंगा वह बल मूव नहीं करेगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि मेरा भाई बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वस्तु क्या करेगा, गति की अवस्था में ले आएगा। तो याद रखेंगे, जैसे जैसे भाई बल P का मान बढ़ाएंगे, घर्षण बल का मान भी क्या हो जाता है, उसी अनुपात में बढ़ता चले जाता है, मतलब बढ़ता चले जाता है। और एक कंडीशन पर इसका मान मैक्सिमम हो जाएगा, इस कंडीशन में मैक्सिमम। उसके बाद थोड़ा सा ये क्या है, जब गति की अवस्था में आ जाएगी तो ये घर्षण बल क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो बल, जो मैंने कहा, ये बल जो F है, ये स्थैतिक घर्षण है, जो अपने को क्या करता है, एडजस्ट करता है। स्थैतिक घर्षण की क्वालिटी क्या होती है, यह अपने को क्या करता है, एडजस्ट करता है। मतलब अपने को क्या करेगा, एडजस्ट, मतलब जैसे जैसे भाई बल P बढ़ाएंगे अपना भी बढ़ता चले जाएगा, P बढ़ाए अपना मान भी बढ़ता चले जाएगा। एक कंडीशन पे इसकी वैल्यू, जहाँ पर स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम हो जाता है, मतलब उसके बाद की कंडीशन में क्या हो जाएगा, भाई बल वस्तु को क्या करेगा, ये जो भाई बल है ये वस्तु को गति की अवस्था में ले आएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इसे कहेंगे सीमांत घर्षण। क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण। अभी सीमांत घर्षण के बारे में हम अभी आराम से पढ़ेंगे क्या चीज़ है। तो सीमांत घर्षण के बाद क्या हो जाएगा, अब मैं इसको अब क्या हो जाएगा, वस्तु गति की अवस्था में आ जाएगी। अब जो विरोध करेगा वो घर्षण बल कहलाएगा गतिक घर्षण। क्या कहलाएगा, गतिक घर्षण। तो ये आपके लोगों को समझ में आएगा कि स्थैतिक घर्षण कब तक लगेगा, वो अपने को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। इसमें बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, मैं उसको अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कि ये कैसे कार्य करेगा। कहने का मतलब मेरा ऐसा होगा, उसमें देखिए आप, जैसे आपने यहाँ पर 10 न्यूटन का लगाया, तो यहाँ पर कुछ बल लगा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो जैसे जैसे माना सपोज करो ये 12 न्यूटन या कुछ होगा, इसके ये जो प्रतिक्रिया होगी, तो जैसे जैसे मैं बढ़ाते रहूँगा, 10, ये भी पहले 5, 2 होगा तो ये भी 2, ये 3 होगा तो ये 3 है, 4 होगा, 4 है, 5 होगा, 5। एक कंडीशन में मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्थिर। इसको आप बाद में एग्जाम्पल से समझेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान से देखेंगे कि स्थैतिक घर्षण आप लोग को एडजस्ट करता है, और स्थैतिक घर्षण की जो अधिकतम कंडीशन होती है, जहाँ से ये गति में शुरू हो जाती है, वो अधिकतम कंडीशन किसी कहलाएगी, सीमांत घर्षण की, उसको कहेंगे सीमांत घर्षण। और उसके बाद जो घर्षण बल नियत हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, गतिक घर्षण। अब इसको समझने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में देनी है कि आप लोग अब देखिए, इसको आगे से हमको कैसे समझेंगे, मैं घर्षण बल को आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, हमने क्या करा, ये सपोज करो कोई ब्लॉक है, इस पर मैंने भाई बल P लगाया था, एक घर्षण बल लगेगा जो उसकी गति का विरोध करेगा, उसको क्या करा मैंने, F से दिखा दिया। यहाँ पर ये मास M है, तो इसका वेट नीचे को भार mg कार्य करेगा, समतल की प्रतिक्रिया n कार्य करेगी। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करो ये F और N, इन दोनों का क्या होगा, परिणामी, सपोज करो ये जा रहा है, इनका परिणामी, इसको मैं दिखा देता हूँ S से, इसको दिखाता हूँ S, और ये कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। अब आप लोग क्या करिए, इसको क्या करिए, देखिए किस प्रकार सारी परिभाषा निकालिए। ये S के दो S है, एस का जहाँ को थीटा लगाया जाएगा, वहाँ पर 37 घटा क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एन, और एस साइन थीटा बराबर हो जाएगा एफ। ये एस कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा एन को, और एस का जो
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ को। तो एस साइन थीटा इक्वल टू एफ, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एफ अपॉन एन, ये आ जाएगी कंडीशन में। अब जिस समय साम्यावस्था है, वस्तु किसमें साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम में है, वस्तु जिस समय साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, देखिए एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी और एफ इक्वल टू हो जाएगा, और एफ इक्वल टू हो जाएगा पी। अब देखिए जैसे जैसे मैं पी की वैल्यू बढ़ाते चले जाऊंगा तो एफ का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ते चले, जैसे जैसे मैं पी की वैल्यू बढ़ाते चले जाऊंगा एफ का मान भी बढ़ता चले जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू, जब पी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये जो मैक्सिमम जिस मतलब जैसे अब मैंने क्या कहा, एफ इक्वल टू पी, जैसे जैसे मैं पी का मान बढ़ाते चले जा रहा हूँ एफ का मान बढ़ता चले जा रहा है, तो जिस कंडीशन में क्या हो जाए, बल पी का वह अधिकतम मान जिस पर क्या हो जाए सापेक्ष गति हो जाए, क्या हो जाए, इसके बीच में गति क्या हो जाए, मतलब किसमें मूविंग की अवस्था में आ जाए, तो उस कंडीशन में जो फोर्स, ये जो पी है ये क्या कहलाएगा, ये एफ जे क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। मतलब बल पी का वह मान जिसके लिए, मतलब फ्रिक्शन फोर्स एफ बराबर पी का ना, मतलब पी वह वैल्यू है जिसमें क्या करने लग जाए, ये मूवमेंट करने लग जाए। तो हम क्या समझे कि जैसे जैसे पी की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे थे एफ की वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी। तो मैं पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है, पी की ये जो एफ है, ये जो इसकी जो घर्षण बल के एफ की जो अधिकतम वैल्यू कहलाती है, अधिकतम वैल्यू जो कहलाएगी वही क्या कहलाएगी, सीमांत घर्षण, क्या कहलाएगी, सीमांत घर्षण। मतलब वस्तु, मतलब वह पी की वह अधिकतम वैल्यू जिस कंडीशन में क्या हो जाए सापेक्ष गति शुरू हो जाएगी, वस्तु क्या है मूवमेंट की अवस्था में आ जाएगी, उस समय जो बल कार्य कहलाएगा उसको क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण कहेंगे। सीमांत घर्षण बल एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एन के, किसके, प्रतिक्रिया के। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, एन होता है, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो सीमांत घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, प्रतिक्रिया एन पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज़ जो सीमांत घर्षण बल होता है वह सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, सतह की प्रकृति पर, किस पर करेगा, सतह की प्रवृत्ति पर, सतह की प्रकृति कहती है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ना कि वस्तु के शेप पर, और ना वस्तु के शेप पर निर्भर करेगा, और ना वो जो सरफेस कार्य कर रही है उन दोनों के तलों के बीच। मतलब कहने का मतलब है तलों के क्षेत्रफल पर, हाँ, तो ये किस पर निर्भर करेगा, साइज एंड शेप ऑफ बॉडीज, मतलब उसकी वस्तु के साइज एंड, इस पर सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन साइज पर और उसकी शेप ऑफ बॉडी वो किस प्रकार की दिखने की है, शेप ऑफ बॉडीज़ पर निर्भर नहीं करेगा। शेप ऑफ बॉडीज़ पर, साइज मतलब आकार पर, और शेप ऑफ बॉडीज़ पर निर्भर नहीं करेगा। तो आपके समझ में ये आ गया होगा, मैंने क्या कहा, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें, देखो क्या पढ़ना है, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू किसे कहते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू किसे कहते हैं, जो हमने क्या कहा, रेशियो किसके बीच में, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ और उसकी प्रतिक्रिया आर, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ और उसकी प्रतिक्रिया एन के अनुपात को क्या कहेंगे हम, घर्षण गुणांक म्यू कहेंगे। तो म्यू इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन एन, क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन एन। तो ये चीज़ इसमें आगे आपको घर्षण गुणांक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि घर्षण गुणांक म्यू जो हो जाता है वो घर्षण बल एफ तथा उस सीमांत घर्षण बल एफ तथा उसके बीच में, तथा उस तलों के बीच में कार्य करने वाली प्रतिक्रिया एन के अनुपात को क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक म्यू कहते हैं। फिर आता है घर्षण कोण। अब देखिए सपोज करो इसी चीज़ में मैं क्या कर देता हूँ, इसको जो ये कोण थीटा है, जो एन और एफ का जो क्या जा रहा है परिणामी, एन और एफ का जो परिणामी जा रहा है एस जो ऊर्ध्व प्रतिक्रिया एन के साथ, जो किसके साथ, एन के साथ जो कोण बनाता है ये टेन थीटा, इसको ही क्या कहते हैं हम। तो मैं क्या कह रहा था कि जो परिणामी है, जो हमारा क्या है घर्षण बल एफ तथा प्रतिक्रिया एन के बीच का जो परिणामी एस है, वो इसके साथ जो कोण बनाता है, किसके साथ, प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण थीटा कहते हैं। या यहाँ पर सपोज करो इसको इसने लैम्डा से शो कराया बहुत सी बुकों में। मैं क्या करता हूँ, देखो आप इसको वेक्टर नियम से क्या कर लीजिए, इसको मैं एक समांतर जरूर बना देता हूँ ऐसे करके। ये अगर एस है, ये एन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर टेन लैम्डा, सपोज करो उसको मैं आप लैम्डा शो कर देता हूँ, लैम्डा। तो टेन लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन एन। तो ये जो एफ अपॉन एन है, ये जो कोण है ये क्या कहलाएगा, घर्षण कोण। टेन लैम्डा इक्वल टू एफ अपॉन एन, और एफ अपॉन एन को हम क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था म्यू। तो म्यू इक्वल टू टेन लैम्डा, तो यही घर्षण गुणांक क्या है, घर्षण कोण है। तो घर्षण कोण टेन लैम्डा क्या हो जाता है, घर्षण गुणांक म्यू के बराबर हो जाता है। तो आप लोग उसको समझ गए होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे
कि किस प्रकार ये रोटरी घर्षण उत्पन्न हो जाता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या है। देखिए